अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मुल्क में सियासी बहरान खास करके पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में मजीद शदीद हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, जो 25 तरीके इंसाफ के अरकान थे जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब किया, उनको अब डी सीट कर दिया गया है। अब इस सियासी बेयकीनी की सूरत हाल में आपको पता है कि मरकज के अंदर भी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसका मुस्तकबिल भी अभी वाज़ेह नहीं है। मुश्किल फैसले वो कर नहीं पा रहे। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कन्फ्यूजन इस वक्त लग रही है, क्योंकि एक तरफ जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है मुश्किल फैसले खास करके मुआशी एतबार से करना चाहती है, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि उनको जमानत चाहिए कि वो फिर जो बकिया टर्म है, साल सवा साल जो इन असेंबलीज का है, वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि मुश्किल फैसले वो करें और मुश्किल फैसले करने के बाद फौरी इलेक्शन कॉल कर दिए जाए और सारा एडवांटेज जो है वो इमरान खान साहब को मिल जाए। तो शहबाज, इसके अंदर इस सारी बेयकीनी की सूरत हाल में ज़ाहिर है कि ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि जो डॉलर के मुकाबले में वो जो रुपया है अब उसमें डबल सेंचुरी हो गई है। और जो सबसे परेशान कुन बात है कि जो पहली सेंचुरी, जो अगेन आई वुड से कि कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, जो पहली सेंचुरी हमने डॉलर के मुकाबले में जो रुपया जो क्रॉस किया 100 रुपया, वो 70 साल में किया, जो इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन जो डबल सेंचुरी है, लगता है कि T20 का ज़माना है, तो 5 साल लगाए हम डबल सेंचुरी तक पहुंच गए हैं। और जो हालात हैं, अगर कोई ड्रास्टिक मेजर्स हमने ना लिए तो लगता ही है कि ट्रिपल सेंचुरी करने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बात आपकी ठीक है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से रुपए की कदर में कमी हो रही है, और जो रुपए की कदर में कमी है ये रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात ख़राब हुए आज से नहीं, 3.5-4 साल से नहीं, पिछले कोई 8-10 साल से। तो उसका जो नताइज उसके हैं वो अब इस सूरत में आना शुरू हो गए हैं। जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने एक हद तक रुपए की कदर को कंट्रोल रखा। बाद में फिर जब मिफ्ता इस्माइल आए उन्होंने डिवैल्यूएशन की। तो जैसे आपने कहा कि पिछले 5 साल में दूसरी सेंचुरी हुई है, और उसमें जो पीटीआई का स्कोर है, चूंकि वो कप्तान है, वो हमेशा वो बात करते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, तो 100 में से जो पीटीआई का स्कोर है वो 64 है। और डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनका स्कोर 6 है। और जो पीएमएलएन है उनके दोनों मतलब टेन्योर 17 का जो कुछ पीरियड था उनका 18 का, और अभी ये वाला, तो उनका स्कोर है तकरीबन 30 रुपए। तो मैन ऑफ द मैच जो है वो भी इमरान खान साहब है, अभी तक इमरान खान साहब है। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी कराची में बिजनेस कम्युनिटी से, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और जो जिस किस्म का वो दबाव फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ क्वार्टर से, जिसमें आवाम भी शामिल है, पॉलिसी मेकर्स भी है, मीडिया भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उनका ये सवाल बड़ा जायज़ था कि मुझे मुद्दत कितनी हुई आए हुए कि आप मेरे से ये सारा सवाल कर रहे हैं। ये जो अफरा तफरी की बात आप लोग आज कर रहे हैं, ये उस वक्त किधर थी जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कर्जों में 22,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। मैं इस फिगर की थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा इमरान खान साहब के दौर में इजाफा हुआ 22,000 नहीं है, वो 23,700 अरब रुपए पे कल हम डिटेल में बात करेंगे। जो सिर्फ वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे जो कर्जा है इमरान खान साहब के दौर में, वो 19,500 अरब रुपए उसमें इजाफा हुआ। और अगेन यहाँ पे भी हिस्ट्री रिपीट हो रही है, हर चीज़ डबल हो रही है। बट मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि ये जब सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी तो उस वक्त ये तमाम जो मुख्तदर हल्के का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, बट उनका इशारा लगता है उसी तरफ था। ये लोग किधर थे जब 22,000 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हुआ, डॉलर इतनी स्पीड से ऊपर गया, रुपए की कदर नीचे हुई, लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई। ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये कहा तो अगर मेरे से कोई स्लैकनेस हुई या गलती है तो मैं उसकी माफी मांग सकता हूं, लेकिन बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें एक मैं चीज ऐड करूं कि ये जो आज उनकी तकरीर है इसका एक पस मंजर है, क्योंकि मेरी भी जो कुछ लोगों से बात हुई है, जो इस वक्त अगेन जो हमारे यहाँ एक तो बहुत पुराना एक इशू है, वो जो सेम पेज वाली कहानी है। आई थिंक जब ये इक़्तिदार में आए थे तो तासुर ये था कि शायद जो तमाम इदारे हैं वो चाहते हैं कि एक तो मुल्क की जो मईशत है उसके हवाले से टफ डिसीजन ये जो कोalition गवर्नमेंट ले और फिर उनको बैक कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में। लेकिन लगता ही है कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि शायद इमरान खान जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, जो कुछ ऐसी हैं कि शायद कहीं ना कहीं एक रीथिंक है उन जगहों पे, और उसकी वजह से जो मुझे कम से कम आज शहबाज शरीफ की तकरीर लगी तो वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, लाडला कहा इमरान खान को। और आपको पता है वो क्यों कहते हैं कि 75 सालों में जिस तरह की गैर मामूली सपोर्ट इमरान खान साहब को दी गई, इससे पहले
किसी गवर्नमेंट को दी नहीं गई और उनका कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसी सपोर्ट किसी को मिलेगी भी नहीं, और उनका यह कहना था कि अगर इसकी 30% सपोर्ट हमारी हुकूमतों को मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर तरक्की करता। तो कहने का मकसद यह है कि शायद वो आज भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये शिकवा कर रहे हैं कि अब अगर उनको मुश्किल फैसले लेने की बात की जा रही है तो शायद उनको उस तरह की हिमायत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है। कामरान, ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 72 घंटों में जो कि पॉजिटिव नहीं है हुकूमत के लिए। मेरी आज से कुछ 3-4 दिन पहले वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से बात हुई तो ये चीज़ हो रही थी कि आप डिले क्यों कर रहे हो, IMF की टॉक्स हो रही है, आप क्या लेके जा रहे हो IMF के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी मुश्किल फैसले हैं वो आप देख लेंगे, मेरे जो है दोहा IMF से मुज़ाकरात में जाने से पहले हो जाएंगे। लेकिन दो ऐसे बड़े सिग्नल्स पिछले 2 दिनों में आया जिसकी वजह से चीजें जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फिर लग रही हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सो मोटो लेना और जिस बरगिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया वो भी काबिल गौर है। क्यों किया ये तो जो लोग हैं जुडिशरी को कवर करते हैं उनका काम है, हमारा नहीं है। दूसरा, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज शेख साहब का पाकिस्तान आना, उनका इस्लामाबाद में आना, कुछ लोगों से मुलाकातें करना, कुछ और लोग जो कि जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक तबाही के, वो भी उनकी भी कहीं मुलाकातें हो रही हैं। तो मैं ये बात वाकई सीरियसली सोच रहा था प्रोग्राम में आने से पहले कि आप मुल्क को लूट लो, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके अगर ताल्लुकात हैं तो आपको दोबारा बुला के पूछा जाएगा कि आप कैसे इन हालात को हम ठीक कर दें। जिन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज इस हालत में पहुंचाया है 4.5 साल में या 4 साल में, उन्हीं से आप मशवरे मांग रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। और जो सबसे बड़ा आई थिंक डिसीजन जो हमें करना है कि मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरीके से रुपया तेजी से गिर रहा है, और IMF के साथ अगर हमारा प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो इसमें मजीद गिरावट पैदा होगी। अगर ये गवर्नमेंट, बेशक जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल आप उसे कह लें, 1.25 साल तो टेक्निकली उनके पास है, अगर ये फैसले नहीं कर पाएंगे तो क्या जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, क्या जो IMF है, जो सऊदी अरब, चीन या दोस्त ममालिक हैं, वो हमारे पे एतमाद करेंगे? क्या उनके आने से पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में इवन के गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं वो भी समझते हैं कि बातें ज़रा खुल के हो जानी चाहिए। मैं अभी नपीतुली रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा था कि मार्केट को हम पैनिक नहीं करना चाहते। हमारा काम है हकाइक को रिपोर्ट करना और आगे बढ़ जाना। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि खबरों की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जाए या डॉलर की कदर ऊपर जाए, लेकिन होता है, खबरों का इंपैक्ट होता है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जुलाई में पाकिस्तान के पास तेल दरामद करने के लिए पैसे नहीं होंगे। मैं बड़ा खुल के बता रहा हूं, आपके दाने तकरीबन खत्म हो चुके हैं, 1.5 माह के भी दाने, अनलेस के आपका के साथ IMF का प्रोग्राम हो जाए, सऊदी अरब से कुछ मिल जाए, चीन से मिल जाए, मुत्तहिदा अरब हमारे से, वो एक अलग बात है। लेकिन मसला अब यहाँ पे ये पैदा हो गया है कि जिस तरीके से हमने पहले IMF को बेवकूफ़ बनाया अपनी तरफ से, जो हमारे साबिक हुक्मरान थे वो जिस तरह के वादे करते रहे, शौकत तरीन साहब या रजा बाकिर साहब जो आज एडवाइजर्स भी सब कर रहे हैं कुछ लोगों को, उन्होंने जो IMF से वादे किए वो पूरे नहीं किए। फिर उसके बाद अब जो पाकिस्तान के अंदर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसी को लाया जाता है, किसी को निकाला जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए किसी से कुछ वादे किए जाते हैं, वो वादे फिर पूरे नहीं होते, हफ्ते बाद, महीने बाद उसमें चेंजेस आ जाती हैं, तो दुनिया में आप पे कोई एतबार नहीं करेगा। एक चीज, अब चले आप थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा। देखिए, ये जो कोalition गवर्नमेंट है, ये जो भी है, मेरे ख्याल में एक तरफ ये जब कहते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जब इमरान खान साहब को निकाला गया, जब उन्होंने तनकीद की कि वो तो अब न्यूट्रल हो गए हमें और ए पॉलिटिकल हैं, हमें इसको वेलकम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर जाहिर है कि जो वो चाहते हैं कि ओनरशिप तमाम स्टेक होल्डर्स लें, अगर वो नहीं भी होती तो उनको मिन्नतें तरले करना बंद कर देनी चाहिए। उनको अपनी जो इस्तात में या अपनी जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो बेहतर लगता है, उनको फिर वो स्टेप लेना चाहिए। फिर ये भी मुमकिन नहीं है। मैंने एक ट्वीट किया था कि या तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसले करें या फिर वो घर जाएं। जब इन्होंने 15 मई को जो कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया था, तो ये हमारा जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमी को, हमारा ये राइट है पूछने का इस हुकूमत से कि आप ताखीर क्यों कर रहे हैं। ये आपका डिसीजन था, आपने हुकूमत ली। अगर आपने गलत फैसला किया हुकूमत लेने का तो आप इसको रिग्रेट करें। जो पहला फैसला, पहले फैसले पे आ जाते हैं, टाइम थोड़ा है हमारे पास। देखिए, पहला फैसला जो 2 फैसले अभी तक इस हुकूमत देंगे। एक फैसला ये लिया कि IMF के प्रोग्राम में रहेंगे और मुज़ाकरात करेंगे, उसकी रोशनी में कुछ फैसले कर रहे थे, वो अभी तक नहीं हो रहे। लेकिन एक जो डिसीजन, चूंकि नाज़रीन आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ रह गए $10.1 अरब डॉलर, काफ़ी है सिर्फ 6 हफ्तों के लिए। जैसा कि अभी मैं कह रहा था, जुलाई में हमारे मामला ख़राब हो जाएंगे अगर कुछ चीज़ें रिवाइव नहीं होती, जिसमें IMF का प्रोग्राम सबसे पहले शामिल है। तो हुकूमत के ख्याल में हुकूमत ने एक शुरू किया काम इसमें कंसल्टेशन का कि किस तरीके से जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इसमें जो कमी हो रही है स्पीड से, इसको रोका जाए। उसकी बड़ी वजह दरामदात है। तो
एक फैसला लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तकरीबन 41 ऐसी अशिया उनकी दरामद पर फौरी तौर पर 2 माह के लिए फिलहाल पाबंदी लगा दी है। ये फैसला आपने जो अखबारात में पढ़ लिया होगा। इसका जो रेवेन्यू इंपैक्ट है वो शायद इतना काफी नहीं है। जो पर मंथ इसका इंपैक्ट आ रहा है कोई $280 मिलियन से लेके $300 मिलियन तक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस वक्त जो दरामद है तकरीबन $6.6 अरब माहाना है। तो जो कमी होगी अगर ये सारे फैसले इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो फिर वो हार्डली उसमें कमी होगी 5%। ठीक है, एक डॉलर भी हमें चाहिए जो सर पाकिस्तान के हालात है, लेकिन ये नाकाफी है। अब ब्रेक में जाने से पहले हम उसको अशिया की जो तफसील एक दफा बता देते हैं। लेकिन ये जो $30 करोड़ या $300 मिलियन की कमी है, ये $30 करोड़ की ही कमी क्यों की गई, इससे ज्यादा क्यों नहीं की गई, इस पे ब्रेक के बाद में बात करें। लेकिन जो अशिया बड़ी बड़ी इसमें मोबाइल फोन्स हैं, इसकी दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। होम अप्लायंसेज जैसे आपके पास एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसकी दरामद पर पाबंदी है। कॉस्मेटिक्स, सब्जियां, फ्रूट, क्रॉकरी, आपकी जो खुराक है, कैट एंड डॉग फूड, जो प्राइवेट वेपन्स और एम्यूनिशन की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। जूते हैं, हेडफोन्स हैं, डेकोरेशन पीसेज हैं, मुख्तलिफ जो खाने पीने के अशिया जिसमें सॉसेजेस हैं, केचप है, फिर फर्नीचर में आपके डोर्स हैं, दरवाजे, खिड़कियां जो है, ट्रैवलिंग बैग्स हैं, सूटकेसेस हैं, सैनिटरी वेयर है, फिश एंड फ्रोजन फिश है, कारपेट्स हैं स्वाय अफगानिस्तान के, बाकी दुनिया से कारपेट की दरामद पर पाबंदी है। टिश्यू पेपर्स हैं, फर्नीचर है, शैम्पूज, और फिर गाड़ियां जो हैं, खासतौर पर गाड़ियां जो हैं उसमें मुकम्मल जो गाड़ियां बनी हुई पाकिस्तान में आती हैं, चाहे नई या पुरानी, दोनों पर पाबंदी है। और सीकेडी वो जो कंपोनेंट्स में गाड़ियां आती हैं और फिर पाकिस्तान में उनको असेंबल किया, इंजन अलहदा आ रहा है, उसका गियर बॉक्स अलहदा आ रहा है, उसके ऊपर भी उसकी इस नोटिफिकेशन जो कल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया उसमें जिक्र तो नहीं है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ है कि इन गाड़ियों के जो कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं उसमें 50% कमी की जाएगी पिछले माह के मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हम $300 मिलियन का आपको फिगर दे रहे हैं, इसमें ये गाड़ियों की जो सीकेडी जिसको बोलते हैं कंपोनेंट्स वाले हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा बाकी ज्वेलरीज है, बाथरूम वेयर्स हैं, हीटर्स हैं, सन ग्लासेस हैं, किचन वेयर हैं, पानी है, फ्रोजन मीट है, जूसेस, पास्ता, आइसक्रीम, सिगरेट्स खासतौर पर, शेविंग गुड्स हैं, और लग्जरी लेदर अप्रैल है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं, और चॉकलेट्स हैं। इनके ऊपर 2 माह के लिए हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन ये क्या कारामद होगा, किस हद तक होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत कुछ जो है वो मुश्किल फैसले करने के लिए अब तैयार है। एक फैसला जो उन्होंने लिया कि कुछ जो नॉन एसेंशियल और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी दरामदात पर उन्होंने पाबंदी आयद की। क्या इससे फर्क पड़ेगा? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये दिस इज द राइट रेसिपी या राइट वे है कि जो आपका तिजारती खसारा है या करंट अकाउंट खसारा है उसको डील करने का, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं। मैं एक एग्जांपल, हम अक्सर लोग अब श्रीलंका की भी एग्जांपल देते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए। वहां पर 2 रीजंस बनी थी कि जो क्राइसिस अभी आया कि उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए। एक तो ये जो गवर्नमेंट आई थी आते साल, उन्होंने क्या किया कि टैक्स में बहुत ज्यादा उन्होंने रिलीफ दे दिया, उससे उनका रेवेन्यू कम हुआ। दूसरा, उन्होंने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए उन्हें जो फर्टिलाइजर था या इससे रिलेटेड जितनी जो चीजें एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स थी उनकी इंपोर्ट पर उन्होंने बैन कर दिया। नतीजा क्या निकला कि उनके मुल्क में हो गई फूड शॉर्टेज, और दूसरी तरफ उनके खजाने में डॉलर नहीं थे और क्राइसिस हो गया। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये एक 2 धारी तलवार है। 2 की अपेरेंटली लगता ठीक है कि आपने इंपोर्ट्स बंद कर दी हैं तो उससे शायद कुछ जो आइटम्स की हालात ठीक हो जाएं, तो उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं हो सकता है। जो पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक उसके तहत पाकिस्तान कोई भी चीज उसकी दरामद या बरामद पर पाबंदी लगा सकता है। इससे पहले जो पाबंदी लगती रही वो स्पेसिफिक थी, जैसे चीनी पे आपके उसने दरामद पे उसकी बरामद पे पाबंदी, कभी दरामद पे ड्यूटीज लग जाती थी। भारत के साथ हम तजारत नहीं कर रहे तो स्पेसिफिक होता था। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हुकूमत ने अपनी तरफ से मुहैया किया। दूसरा, और फिर इसकी जो स्क्रूटनी है वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फिर IMF करेगा। तो होपफुली जब तक वो स्क्रूटनी करेगा ये टाइम वैसे पूरा हो जाएगा। 2 माह अभी फिलहाल हुकूमत ने लगाई है। अब सवाल यह है कि किस हद तक ये इफेक्टिव है। पाकिस्तान में तकरीबन 5000 से ज्यादा टैरिफ लाइन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ अशिया दरामद होती हैं। इन जिन अशिया को टारगेट किया गया है कामरान, इसका जो नेट इंपैक्ट है वो $250 से $300 मिलियन, ये $280 मिलियन है एक महीने का पर मंथ इसका इंपैक्ट है। जब ये डिबेट सारी शुरू हुई इसके ऊपर काम करने की, तो इनिशियली कॉमर्स मिनिस्ट्री जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डील करना, इंटरनेशनल ट्रेड को, उसने जो लिस्ट तैयार की विद द कंसल्टेशन ऑफ द FBR,
वो ये थी, इन्होंने कोई 1082 आइटम्स की जो थी अशिया उनको मुकम्मल बैन करना की इनकी रिकमेंडेशन थी, और कोई इसका जो मंथली इंपैक्ट था $705 मिलियन, रफली 10% आपका जो प्रोजेक्टेड इंपोर्ट बिल है इस साल का। फिर ये क्यू ब्लॉक में मीटिंग होती है तो उन्होंने कहा इसको और एक्सपेंड करें, ये लिस्ट चलेगी 1104 आइटम्स के ऊपर, क्लोज टू $900 मिलियन इसकी इंपैक्ट थी। फिर ये दोबारा ये बैठे, इन्होंने क्या किया, अब क्या करें, ये फिर प्राइम मिनिस्टर के पास प्लान लेके गए। प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि नहीं ये कम है, आप इसको मंथली जो इसकी इंपोर्ट बंद करें वो $2 अरब की करें, और उसमें प्रपोजल मुख्तलिफ सामने, उसमें कॉम्बिनेशन था कि मुकम्मल पाबंदी प्लस कुछ एशिया के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज आप बढ़ा दें, और उनका जी मेरे पास दोबारा प्लान लेके आए। लेकिन इस दौरान 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वजीर खजाना, वो इस हक में इकॉनमी को बहुत ज्यादा स्क्वीज करें या डैमेज करें, वो चाहते हैं कि इकॉनमी चलती रहे। दूसरी डेवलपमेंट जो इससे भी बड़ी है और जो सिग्निफिकेंट है कि जो मेरी इतला है, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब का वीडियो लिंक से एक रब्ता होता है पाकिस्तान में, और उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी के सरबराह जो है उनके साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, पाकिस्तान की इकनॉमिक टीम, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब थे। तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया कि कोई भी अनपॉपुलर मेयर्स आप लोग मत लें, आप चीज़ों को आप दूसरे तरीके से ठीक करने की कोशिश करो। और इसकी रिफ्लेक्शन जो है, कल आपको मरियम नवाज साहिबा की जो स्पीच थी उसमें भी नजर आएगा जी कि मुश्किल फैसले करने की बजाय, लोगों पर बोझ डालने की बजाय बेहतर है आप इंतखाबात करवा दें। तो ये एक इंटरनल जो है वो एक रिफ्ट सियासी और एक काइंड ऑफ एक नेचुरल डिसएग्रीमेंट और ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के किस जो सबसे बड़ा कंसर्न वो यही है कि मुश्किल फैसले हम करें, उसका बोझ हम उठाएं और सारा एडवांटेज इमरान खान साहब ले जाएं। तो वो कहते हैं कि मुश्किल फैसले हम करेंगे, उसका जो इम्पैक्ट आएगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जब मईशत को हम पटरी पे, उनका ख्याल है कि साल सवा साल के बाद इतनी मईशत बेहतर हो जाएगी, जब अगले इलेक्शंस में जाएंगे तो कम से कम अपने वोटर्स के सामने अपनी पॉलिसीज को डिफेंड तो करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। हम पिछले ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे। अच्छा, इसको मैं पहले कंक्लूड कर दूं। तो जब एक विदन ग्रुप एक डिवीजन थी और फिर नवाज शरीफ साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टांस, तो एंड प्रोडक्ट जो निकली, जो बात $2 अरब से शुरू हुई थी, वो $300 मिलियन, $30 करोड़ पे खत्म हुई। तो ये एक इतना इफेक्टिव मेयर सिंबॉलिक है। हैविंग सेड दैट, अब इसमें सवाल ये है कि आगे क्या होगा। पिछली ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि ठीक है, पीटीआई की हुकूमत जो थी उसके अपने उसके फ्लॉज थे, और ये तमाम फ्लॉज और उसकी जो खराबियां वो पीएमएलएन की हुकूमत की जोली में आ गिरी हैं। लेकिन ये इनका एक कॉन्शियस फैसला था, इन्होंने प्रॉज एंड कॉन्स देके ये फैसला किया होगा। तो अगर इन्होंने इख्तिदार में आने का मजा लिया है तो फिर क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब एस्टेब्लिशमेंट और इनकी क्या मामला था हमें नहीं पता, है भी हैं या नहीं हमें वो भी नहीं पता। हम जो हेर से ज्यादातर चल रही, जिसके ऊपर कुछ लोगों की ट्वीट्स हैं या उसी की बेस पे या इनके अपने स्टेटमेंट्स हैं इंडिकेटिव तरीके से जिस तरह ये लोग बात करते हैं। बट अभी काबिल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं दोहा कतर में, और पाकिस्तान के वजीर खजाना को यह एडवाइस किया गया है इंटरनली, उनकी IMF की तरफ से नहीं, कि अगर आपने दोहा आना है तो तेल की कीमतें बढ़ाकर आइएगा, वरना फिर आप कोई बहाना करके वहां मत पहुंचे। एक चीज। दूसरा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, 3-4 दिन पहले तक तो ये बात थी कि ठीक है, ये और बड़े स्ट्रांग थे कि हम करेंगे। फिर 2 जो इंडिकेशंस आई सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो और फिर कुछ मुलाकातें जो इस्लामाबाद में, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो जिस हद तक हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज की कि वो फैसले नहीं ले रहे, उतनी ही जिम्मेदारी उन अफराद शख्सियात की भी बनती है जो इस तरह के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। इन नटशेल जो है, ये जो दरामदात पर कुछ आइटम्स पर पाबंदी आयद की गई, ये पाकिस्तान की जो मईशत के इस वक्त मसाइल है वो हल नहीं है। और सबसे बड़ा जो हमारा जो कंपोनेंट है, जो इम्पोर्ट बिल आपका बढ़ता है, वो तो तेल है, उसके बाद LNG की इंपोर्ट है, उसके बाद जो खुर्दनी तेल या जो खाने का तेल है, ये सबसे बड़ा ज्यादा इंपोर्ट बिल है। तो आपको एक तरफ IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करना है, दोस्त ममालिक से भी आपको मदद चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, और उसके साथ साथ जो तेल की खपत है, लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, उसको भी कम करना है, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है। और उसके लिए जैसे शहबाज शरीफ साहब ने किया कि 5 जो वर्किंग आवर्स थे उसको बढ़ा के 6 वर्किंग आवर्स कर दिया, बल्कि बहुत से लोग तो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर 5 वर्किंग डेज होने चाहिए, और उसमें से एक जो वर्किंग डे है वो तो घर से लोगों को आप कहें कि वो काम करें, ताकि ये जो तेल की खपत है वो कम हो और हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी कुछ कमी वाक़ई हो। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जो कार इंपोर्टर्स एसोसिएशन है, और उनसे पूछेंगे कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला है गाड़ियों की दरामदात पर पाबंदी लगाना, क्या ठीक है। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हुकूमत ने
कुछ उनके मुताबिक जो नॉन एसेंशियल और लग्जरी आइटम्स पर की दरामद पर पाबंदी आयद की है, उसमें गाड़ियां भी शामिल हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं मियां शोएब साहब, ये चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कार्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन के। तो मियां साहब, आपका क्या रिएक्शन है? जाहिर है कि आप तो चाह रहे थे कि पाबंदी के बजाय मजीद आपको फैसिलिटेट किया जाए। सबसे पहले आप बताएं कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? जी शुक्रिया जी कामर साहब। बात यह है कि हम तो इनके साथ कोई 3 दिन पहले मीटिंग हमें बुलाया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने कि डिस्कस करने के लिए जो प्राइस हाइक्स हो रही हैं गाड़ियों की, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके पास क्या ऐसे सजेशंस हैं जिससे कि गाड़ियों की प्राइसेस कम की जा सकती हैं और जिससे कि आवाम के ऊपर जो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है गाड़ियों की हाई प्राइसेस का, तो इसको कंट्रोल किया जाए। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करते हैं? तो हमने बाकायदा उनको पूरी इस पर डिबेट हुई, हमने उनको पूरा इसका सोल्यूशन पे पेश किया। तो उसके बाद जो है वो कल हम देख रहे हैं कि जी वो सब खबरें आनी शुरू हो गई और ये पता चला कि ये हमें तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। हम तो बड़े हैरान हुए कि जी हुआ कि हम तो ये से रिलीफ मांगने गए थे, ये तो उल्टा जो है ना ये बैन लगा दिया इन्होंने। असल मसला ये है जी कंपेयर जो है ना इसका कंफ्यूज सी पॉलिसी है। ये जो गाड़ियाँ जो इस वक्त मुल्क में बन रही हैं या जो बाहर से आ रही हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के प्लेयर्स हैं इसमें। और हो ये रहा था कि जो कार असेंबलर्स हैं वो अपनी एक उनकी डोमिनेशन थी पिछले 4 साल से। रज़ाक दाऊद साहब ने जो पॉलिसीज लाए उससे भी उनकी डोमिनेशन रही और हम इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये कोई अवाम दोस्त है और ये बिजनेस फ्रेंडली है, ये सबको एक इक्वल फील्ड देगी जिसे काम किया जा सके। हुआ ये कि मियां साहब कदर कलामी हो रही है, ये इक्वल फील्ड के ऊपर ही फैसला हुआ है ना कि उन्होंने हर तरह की नई और पुरानी गाड़ी की दरामद बंद करी 2 माह के लिए और जो लोकली असेंबल्ड कार्स हैं उसके जो कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं सीकेडी फॉर्म में, उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो एक लिहाज से तो ठीक है, उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को भी हर्ट किया, आप लोग जो कारोबार कर रहे हैं आपको भी हर्ट किया और इवेंचुअली चूंकि आप बाहर की बनी हुई गाड़ी लेके आते तो जो फॉरेन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हर्ट हुआ ना इससे। तो ये आपके ख्याल में एक बैलेंस फैसला नहीं है? नहीं सर, ये बैलेंस नहीं है। इसमें जो थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि ये जो एक गवर्नमेंट ने ही एक स्कीम बनाई हुई है इसकी ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करने के लिए, इस पे पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम इसको कहा जाता है। और इस पे जो गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं इस स्कीम के थ्रू, उस पर जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो इसकी ड्यूटीज हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज में ये ली जाती हैं। इस पे आपको ये वाहिद ऐसी आइटम है जिसकी कि आपको इनकमिंग जो है वो आउटफ्लो नहीं है डॉलर्स का बल्कि इनफ्लो है और इस पे आपके पास कोई एक सिंगल डॉलर भी बैंकिंग चैनल से नहीं जा रहा। अब वो कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये पॉइंट है कामरान, ये मैंने कल कस्टम वालों से पूछा, ये जो आपका आर्गुमेंट है वो तो कह रहे हैं कि हर चीज डिक्लेयर्ड है, पैसा भी बाहर से, वो डॉलर भी बाहर से आ रहे, तो फर्क क्या पड़ रहा है? तो कस्टम्स ये कह रहा है कि हवाला और हुंडी का इस्तेमाल हो रहा है, पैसा पाकिस्तान की मार्केट से ऊपर मार्केट से खरीदा डॉलर जाता है, यहां से अरेंज होता है और बाहर जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना? मैं आपको अर्ज करता हूं, देखिए ये पॉलिसी किसने दी है जी? ये जो बैगेज स्कीम की है, लेकिन ये मिसयूज भी तो मियां साहब हो रहा है। वो उसको बंद कर दे पॉलिसी को, उसकी बजाय आप कमर्शियल इंपोर्ट की पॉलिसी लिए। देखिए बात यह है कि आप इस वक्त जो हमारी देखिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए और इस वक्त आपको जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है आपको उसको भी देखना है सामने कि हमें इस वक्त एक डॉलर चाहिए, वो चाहिए, इसराइल से भी डॉलर आ रहा हो हमें चाहिए। अभी हम लोग तो हर जगह से डॉलर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारा डॉलर जा रहा है। इस सूरत में आप ये लेकर डिबेट बैठ जाएं कि जनाब ये डॉलर हवाला से तो जा रहा है, तो ये हवाले बंद करने के हमारा काम है। अच्छा मियां साहब, ये इसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो पर्सनल बैगेज या गिफ्ट स्कीम या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस है, मेरी नजर में तो ये एक धोखा है। मतलब जाहिर है कि आपको पता है कि पासपोर्ट बिकता है 2.5 लाख से लेके 15-20 लाख प्रोवाइडेड की गाड़ी की मालियत क्या है, और आपके ख्याल में ये इसके बजाय, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियां तो बस वो पासपोर्ट यूज होता है, तो बेहतर है कि गवर्नमेंट इस हवाले से कोई पॉलिसी ले आए ताकि कोई भी शख्स तरीके से इंपोर्ट कर ले, और जो पासपोर्ट की मद में एक आम सारिफ इतने ज्यादा पैसे देता है तो उससे बेशक आधे ही सही वो गवर्नमेंट ड्यूटी में शामिल कर ले, उनको फायदा भी हो जाएगा। देखिए ये एक बड़ी वसी डिबेट है। आप इस पे इतने कम वक्त में तो इस पे वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक असम्पशन है, ये एक मफरूज़ा है जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो कार असेंबलर्स हैं, जो ऐसी लॉबीज़ हैं, वो इस पे डिबेट करती हैं, जबकि वो उधर से जो है ना $2 अरब के पार्ट्स भी खुद भी मंगाते हैं सीकेडी किट्स पे। खैर मैं उसकी बात अभी मदीन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे मुख्तसर ये जवाब दूंगा कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो सिचुएशंस हैं, हमें उसमें डॉलर चाहिए।
आप माने ना माने, इसको ये आपकी आज ये 25 तारीख का एक वैसल था वहां से, जो कि आज इनकी ये कल के स्टेप लेने की वजह से वो कैंसिल हुआ है। उसमें 2300 यूनिट्स थे, गाड़ियां थी। बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर तो आपको अलाउ है ना कि अगर आपकी पहले की बुकिंग हुई है। नहीं जी, वो भी इन्होंने फौरी इसको जो गाड़ियां अभी शिप नहीं हुई थी वो अभी 25 को शिप होनी थी, वहां से वैसल कैंसिल हो गया। उसमें 2300 यूनिट्स थे, वो सब के सब वहां पे उन्हें जहाज कैंसिल करने की वजह से करोड़ों रुपए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो ट्रेडर है, मैं इसमें नहीं नाम लेता कि ये देखिए ये जो है ना जो अच्छा, इस पे सवाल ये है, देखिए हम डेली ये कवर कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इस वक्त आपके पास चॉइस है, या गंदम बाहर से दरामद कर लें या एक गाड़ी मंगवा लें। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में आपके ख्याल में पहले से कितनी गाड़ियां मौजूद हैं सेकंड हैंड, जो आपका कारोबार है, आपकी एसोसिएशन है, और अगर ये अभी तक जो बैन लगा ये 2 माह के लिए लगा है, तो आपके ख्याल में सप्लाई इतनी है कि ये 2 माह का जो बैन है इसको सस्टेन कर ले? देखिए, ये 2 माह का ये कह रहे हैं, ये ऐसे ही कहा जाता है जब एक दफा बैन लगता है, ये फिर रिव्यू उसको कहने का करते, ये होता नहीं है। और ना ही 2 महीने में आपकी सप्लाई चेन जो है ना वो बनती है ना। देखिए, आपकी जो ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट हैं, गाड़ियां जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी जो ऑन की प्राइस है वो सबके सामने है कि जो उसकी वजह से ऑलरेडी सप्लाई जो है ना काट दी गई है। अभी ये जो इन्होंने ये काम किया इसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर आना है, और कस्टमर जो है जिसको कि डिमांड है, देखिए ये सप्लाई कितनी है मार्केट में, हमारी डिमांड इस्लामाबाद की, मियां साहब अगर हम इस्लामाबाद की मार्केट में जाते तो हमें बेतहाशा गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं। इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन क्या है, कितनी गाड़ियां पाकिस्तान में मौजूद है, अवेलेबल है? जी, पाकिस्तान की जो साल की जो सेल परचेज हो रही है गाड़ियां, वो तकरीबन 1,10,00,000 के करीब गाड़ियों की, उसमें नई गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां, यूज गाड़ियां, वो सब कोई 1 मिलियन की जो है ना उसकी सेल परचेज है। अब ये इसमें से जो लोकल असेंबलर जो है वो तकरीबन 2.5 लाख गाड़ी बना रहा है, और कोई 20-30 हज़ार गाड़ी जो है ना वो ये इंपोर्ट हो रही थी, यूज गाड़ी, और बाकी जो है जो पहले की गाड़ी है वो ही रीसेल हो रही है। अच्छा मियां साहब, अब वक्त क्योंकि कम है, 2 क्विकली मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। एक कि ये जो फैसला है इसके नतीजे में आपके ख्याल में पहले ही गुज़श्ता चंद माह में अगर आप देखें, या पीटीआई का दौर था उसमें तो जो गाड़ियों की कीमतें बिकॉज ऑफ जो डॉलर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, आपके ख्याल में ये जो बैन किया गया है यूज्ड गाड़ियों के ऊपर, इससे गाड़ियों की कीमत में आप कितना इजाफा देख रहे हैं, और इवन की यूज्ड जो इंपोर्टेड गाड़ियां जो मौजूद है मार्केट में उसमें, और सेकेंडली आपकी क्या तजवीज़ है कि इसका वे आउट क्या है, क्या करना चाहिए? जी, इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट में जो है ना वो इसका प्राइस का जो है ना वो हाइक होगी, गाड़ी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जो ऑलरेडी जो कस्टमर जो कि ओवर बर्डन है और वो उसकी बाइंग पावर इजाज़त नहीं दे रही, वो स्ट्रेच हो जाएगा, जो नहीं हो सकेगा, ये टोटल कारोबार शट डाउन हो जाएगा, ये हम ये समझ रहे हैं। और तजवीज़ जो है हमारी ये है कि कम अज़ कम इस वक्त जो हालात हैं, 2 इसमें काम ये कह सकते हैं। एक तो जो है ना ये जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है इंपोर्ट की गाड़ियों के ऊपर, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसके साथ ताकि कंपटीशन भी है लोकल असेंबलर्स के साथ, ताकि वो ग्रो कर सके। और वो हम जो कार डीलर, जो यूज कार डीलर हैं, जो कि अपना एक अब जिसके पास रजिस्ट्रेशन हर चीज़ वो अपना एज पर लॉ करना चाहता है, उसको जो है ना इजाज़त दें। और उसके अलावा जो ये अभी इस वक्त जो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये $30 अरब साल का देते हैं इंसेंटिव्स, उनको जो दिया गया था ये बंद किया गया, ये ज़्यादती है, इसको वापस लें। क्योंकि हमारे कारोबार पहले ये 4 साल की जो गवर्नमेंट थी, इसमें रज़ाक दाऊद साहब ने जो 1 साइडेड पॉलिसी चलाई है, उसकी वजह से हम पहले ही बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हैं, और रही सही कसर जो है जो इन्होंने हम इनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान, 10 जून को बजट होगा, तो फिर देखते हैं कि बजट के मौके पर ये जो पॉलिसी है इसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो बैन को हो सकता है ये लिफ्ट कर लें, और फिर कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज है, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज होगी, ये बजट में होगी। बजट में होगी, और इसका मतलब ये है कि 10 जून तक अपेरेंटली लगी तो ये रहा है कि ये गवर्नमेंट अभी तक मौजूद है, बट यू नेवर नो, पाकिस्तान में कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। प्रोग्राम मेरे ख्याल में एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा है अमेरिका का, उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका के दौरे पर थे, और इस दौरे के बाद वो चीन भी जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर न्यूयॉर्क गए थे, वहां पे फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने उनको वहां पे दावत दी थी, और साइड लाइन्स पर फिर उनकी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई। ये तकरीबन मुलाकात 1 घंटा जारी रही, और इसमें जो तमाम
जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर है उन पर बातचीत हुई, बायलैटरल रिलेशनशिप पर, खास करके इकॉनमी और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हों, रीजनल सिक्योरिटीज़ हों, इसके हवाले से बात हुई। जो शहबाज वाशिंगटन से मुझे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जो ओवरऑल उनका व्यू है कि ये विजिट उनकी नज़र में बड़ा अच्छा गया है, कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम था। अनलाइक पिछली गवर्नमेंट की तरह देखें, कुछ ऑप्टिक्स भी मैटर करते हैं। एक तो इतने शॉर्ट नोटिस पे एक तो ये विजिट भी हुआ और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने 1 घंटे का टाइम दिया, और अगर आप लास्ट जो सितंबर में भी मुलाकात हुई थी उसमें इस तरह का फोटो अब नहीं था इवन शाह महमूद कुरैशी के साथ। जिस तरीके से फिर ओपनिंग स्टेटमेंट भी दी गई कि हम नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जो मेरी बात हुई है, जो टेक अवे आप समझ लें सब्सटेंटिवली, एकदम तो चीज़ें शायद ना हो, क्योंकि हम इससे पहले IMF के प्रोग्राम और इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने किसी से पूछा कि क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो उनका ये ख्याल है कि जो अभी टॉक्स हो रहे हैं तो कम से कम IMF को लेकर के अमेरिका कोई इस तरह की अब ऑब्स्टिकल इनके लिए क्रिएट नहीं करेगा। ये जो इससे पहले जो इससे पहले जो चीजें थी ना, कि इसमें अगर आपको कह रहे हैं कि 2018 में जब निगोशिएट करने गए थे तो उसमें वो डाला कि आप चीन के से जो कर्जे ले रहे हैं उनकी तफसीलात भी दें, बहुत सी ऐसी चीजें डाली जो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है उससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो उनका ये ख्याल है कि जो मेजर बाकी तो इश्यूज हैं उन पर तो बात होगी, लेकिन अमेरिका कम से कम, जो मुझे वाशिंगटन से लोगों ने बताया है, कि कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, तो इससे हो सकता है कि पॉजिटिव आउटकम आ जाए। देखिए कामर, थोड़ा सा मैं IMF के ऊपर बात इसलिए करूंगा कि IMF, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। IMF का स्टाफ जो होता है, जब उनसे हम ये बात करते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस की, तो वो हमेशा इनकार करते हैं, उनके पास और ऑप्शन नहीं होता। इवन फैटिव पे आप बात करेंगे, अमेरिका कहेगा ये तो टेक्निकल प्रोसेस, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन IMF के ऊपर अमेरिका का बहुत डायरेक्ट दबाव होता है, और ऊपर से MD, DMD और फिर वो मिशन चीफ या उधर तक आता है, डायरेक्टर तक। उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं ना कि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, प्रॉबेबली वो ओवरऑल एक गो हेड दे देंगे कि आप इनके साथ प्रोग्राम कर लें, और उसके फिर जो लवाजमात हैं जहां पे ज्यादा सख्ती है, या इन अदर वर्ड यूं कहें कि इस दफा वो न्यूट्रल हो जाएंगे कि ठीक है जी आप नहीं, वो न्यूट्रल अब कोई रहा नहीं है, न्यूट्रल रहा नहीं है, लेकिन न्यूट्रल होके भी मारते हैं, इसलिए वो पे कोई यकीन नहीं करेगा अब। हाँ। अच्छा, तो ये मेरा ये ख्याल है, चूंकि मैं ये तीसरा IMF का प्रोग्राम है जो मैं कवर कर रहा हूँ डायरेक्टली, मेरा ये ख्याल है कि जब उसको सिग्नल दे देंगे ना कि प्रोग्राम आप इनसे कर लें, तो फिर गिव एंड टेक होगा। फिर IMF इस बात पे जिद नहीं करेगा कि आप सब्सिडी भी खत्म करो, उसके ऊपर टैक्सेस भी लगाओ। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। बाकी चीन के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन पाकिस्तान को देगा, और CPEC के ऊपर खदशात हैं वो रहेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। एक चीज इसके ऊपर आई थिंक बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि इस गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या है। ये जब क्लैरिटी होगी तब चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि मेरी इत्तला तो ये भी है कि इस मुलाकात के बाद यकीनी तौर पर पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, और अगर ये गवर्नमेंट रहती है और कुछ अरसे के लिए रहती है तो ये इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतह पर राब्ता भी हो सकता है। और मैं बात कर रहा हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान, प्रोवाइडेड कि ये गवर्नमेंट रहती है, तो इस तरह के सिग्नल्स भी जो वाशिंगटन में मेरी बात हुई है वो मिल रहे हैं। और दूसरी जो आपने बात की कि वहां पर जाहिर है कि एक बिजी शेड्यूल था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ओपन डिबेट में भी शिरकत की, और बिलावल भुट्टो जरदारी से ये सवाल हुआ कि आपके ख्याल में जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था, क्या वो दौरा ठीक था? तो उसको उन्होंने क्या जवाब दिया? As far as the former Prime Minister's trip to Russia, I would absolutely defend the former Prime Minister of Pakistan. Pakistan, as Prime Minister, conducted that trip as part of his foreign policy, and without knowing that no one is psychic, no one has a sixth sense. There's no way we could have possibly known that would have been the time to start that the current conflict would start, and I believe it is very unfair to punish Pakistan for such an innocent action. Of course, Pakistan is absolutely clear as far as it comes to the principles of the United Nations, as far as it comes to the principles of non-use of force, or and all of the principles of the United Nations. और देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत मैच्योरली आई थिंक जवाब दिया, जो एक ऐसा सवाल था। और मेरे ख्याल में शहबाज, आई थिंक यही आई थिंक पैटर्न होना चाहिए कि जब आप मुल्क के अंदर होते हैं तो आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं। दो चीज़ें, एक आपके सियासी इख्तलाफात हैं और एक आपकी स्टेट की पॉलिसी होती है। और जो स्टेट की पॉलिसी को अगर आप सामने रखें
तो मेरे ख्याल में बहुत अप्रोप्रिएट उन्होंने जवाब दिया है और शो किया है कि आपको जो ग्रेस है या मैच्योरिटी के लिए समटाइम आपको एज की जरूरत नहीं पड़ती। दो के पीटीआई के जो लोग हैं वो अभी भी उसको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उनका शायद एक वतीरा है। एक चीज मैं ऐड करूंगा कामरान, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट और मैं इसको बड़ा वेलकमिंग मूव को इसलिए कहूंगा, 2007 में इंडियन वजीर खारजा साबिक उस वक्त पाकिस्तान है, तो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू किया, तो मीर साहब ने उनसे कोई क्वेश्चन किया इसी तरह का था जो बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। तो मुझे यहां तक याद पड़ता आउट ऑफ माई मेमोरी कि उन्होंने इसका ऐसा जवाब दिया कि ये हमारा जाती अंदरूनी मामला है, तो मैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक जो ओवरऑल जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो ये एक मैच्योरिटी का लेवल होता है रियासतों के और पहला मौका नहीं है ये। आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इससे पहले कुछ साल पहले बिलावल जब गए थे वहां पे, तो एक इंडियन टीवी चैनल ने वहां पे उनका इंटरव्यू किया और पाकिस्तान आर्मी से मुताल्लिक उन्होंने कोई क्रिटिकल सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो वो मामला है कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूं तो ये मेरे मुल्क की फौज है, तो मैं उसको डिफेंड करूंगा, वो बाकी मेरा। लेकिन और पीटीआई पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ या अवाम के उनके जो हुक्मरान है साबिक के खिलाफ मुजाहरे करवा रहे हैं, तो वो एक आपका जो इंप्रेशन दुनिया में क्या जाता है वो एक कोई अच्छी चीज नहीं। और मेरे ख्याल में जो प्रोग्राम खत्म करने से पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे मौकफ अपनाया कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस था वो बिल्कुल वो ठीक था और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के आन मुताबिक था, उसकी वजह यह है कि शायद पीटीआई के लोगों को लगता है कि रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए वो शायद उन्हीं के दौर में हुए। ये बिल्कुल एक गलत बयानी है। ये जो रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आने का जो सिलसिला है ये आज से कई साल पुरानी दास्तान है। इसका जो आगाज हुआ जब साबिक जो मिलिट्री रूरल जनरल मुशर्रफ के बिल्कुल जो आखिरी दौर था उस वक्त एक रीच आउट शुरू हुई। जो टर्निंग पॉइंट था वो 2011 था जब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए। आपको पता है रेमंड डेविस का एपिसोड हुआ, उसामा बिन लादेन का एबटाबाद में वहां पे वाकया हुआ, फिर सलाला का वाकया हमारे सामने है। तो उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने एक कंसिडर्ड फैसला किया कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करेंगे, और उस डाइवर्सिफिकेशन में उन्होंने ये फैसला किया कि हम रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको भी बेहतर करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को फॉलो किया, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई उन्होंने उस पॉलिसी को फॉलो किया, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी उसको फॉलो किया। फर्क सिर्फ इतना था कि माजी की जो हुकूमतें हैं वो इस तरह की जो डिप्लोमेटिक जो सेंसिटिविटीज हैं उनको समझते थे, वो खामोश सिफारतकारी पे फोकस करते रहे। जो इमरान खान साहब थे उन्होंने इस रशिया के विजिट को अपना जो डोमेस्टिक गेन है उसके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, और नतीजा फिर हमारे सामने एक तनाज़े की सूरत में निकला। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।